नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 9 दिसंबर 2023 को एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने महानगर कोलकाता के महाबोधि सोसाइटी हॉल में एक सभा किया, जिसमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की कि अन्य राज्य की तरह बंगाल में भी कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं कर रही है और इस तरह माइनॉरिटी और पिछड़े जाति का हक यानी जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए इस बात को बुलंद करने के लिए पार्टी के वर्करों में पार्टी के ऊंचे पदाधिकारियों ने सारी बातों को रखा। आइए पार्टी के पदाधिकारियों ने हमारे संवाददाता से क्या कहा, सुनते हैं। अफसोस की बात ये है और इसका मुझे बहुत बेहद अफसोस है कि मैं अभी तक पूरा सीख नहीं पाया और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। अगर मैं बदले में आपसे गुफ्तगू करूँगा तो शायद आप उससे कहेंगे कि फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी पूरी कि मेरी तारीफ पूरी यूपी और मुंबई और दिल्ली में हुई है, तो इस वजह से मैं बहुत माजरत खा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको में आपसे गुफ्तगू करूँ और बहुत मैं गुजार हूँ और दीगर एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का कि जो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं कौम की। असल तो बात तो करना है, मुझे तो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हुक्म दे दिया गया है। मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को एक दफ़ा बहुत ठंडे दिमाग से ये फैसला करना चाहिए कि सियासत क्या चीज़ है। जाहिर सी बात है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया या और दीगर पार्टियां जो सियासी मैदान में काम कर रही हैं, उनको अपना बाईलॉज, अपना विजन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहिए। एसडीपीआई ने बहुत हद तक अपना क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए जस्टिस, हंगर के खिलाफ और इक्वालिटी के को लेते हुए ये काम कर रहे हैं। सब लोगों का ये दावा होता है। मैंने जो अल्लाह तबारक तआला की कुरान करीम की अल्लाह की तरफ से जो फरमान है वो उसमें अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि इंसानों हमने तुमको पैदा किया, गोया कि हम किसी के गुलाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने तुमको मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ सेक्शनों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रीजन्स में पैदा किया है। ये भी इसलिए नहीं है कि तुम पागल रेसिज्म को अपने बीच में लाओ, एक कौम अपने आप को सुपीरियर समझकर दूसरे को डोमिनेट करे, इसके लिए नहीं कहा। किसी लैंग्वेज को अगर हम बोलने वाले हैं, उनको भी ऊपर वाले ने इख्तियार नहीं किया कि वो अपने आप को सुपीरियर बोले। तो ये इख्तियार नहीं दिया कि ज़बान के बदले पर हम अपने आप को सुपीरियर समझें। अल्लाह ने ये कहा कि हमने सिर्फ ये डिस्टिंक्शंस और ये सिर्फ जो है वो कैटेगराइज सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो और एक दूसरे से फायदा उठाओ और एक दूसरे को फायदा पहुंचाओ। बेहतर आदमी वो है जो अल्लाह और अल्लाह की मखलूक का लिहाज रखकर जिंदगी गुजारे। मुत्तकी मेरे नजदीक ये है कि जो अल्लाह का लिहाज रखे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया अल्लाह की मखलूक है। यहाँ पे जितने भी इंसान को, जितनी भी चीजों को, जितने भी हैवान को अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है, सबका ख्याल रखना ये इंसान की उसके हुकूक को अदा करना, उसके राइट्स को देना, उसका ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना, ये इंसानों की जिम्मेदारी है अगर वो सही सोच रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को किसी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर। ये चीजें अगर हम जहन में रखें और ये आइडियोलॉजी अगर हमारे साथ रहे तो हम अगर फिर सियासत को डिसाइड कर पाते हैं कि सियासत नाम किस चीज का है। सियासत नाम है इंसानों की फलाह व बहबूद के काम करने का, इंसानों की जरूरियात को, नीड्स को पूरा करने का, इंसानों के मुस्तकबिल को सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करने का। जाहिर सी बात है, इस दुनिया के अंदर आज जो निजाम कायम है, जो शैतानी निजाम कायम है, बातें इसमें बड़ी बड़ी होती है। सारी पार्टियां अपने आप को जस्टिफाइड करती हैं और सारी पार्टियां अपने मंशूर के अंदर, अपने दस्तूर के अंदर बड़ी बड़ी बातें लिखती हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल हम आज हिंदुस्तान के आजाद हुए तकरीबन 75 साल से ज्यादा हो गया, जब हम उनके तरीक़ेकार को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि बातें सिर्फ किताबों के लिए है, अपनी तरफ मैं ये इसके खिलाफ कोई भी बंगाल के अंदर में
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আয়োজিত আজকের এই আলোচনা, এটা মূলত বক্তৃতার আলোচনা নয়। আমাদের যারা বাংলায় নানানভাবে সংগ্রামের সাথে যুক্ত সমাজকর্মী, তাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা। সেই জন্য আমরা প্রথমে জাতিগত জনগণনা ভিত্তিক প্রোগ্রামটা করছেন, এটা কেন? এর উদ্দেশ্যটাই কি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, জাত ভিত্তিক জনগণনা হওয়া উচিত, কারণ ওটা গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। কমিউনিটি, কোন কমিউনিটি যখন ভারতবর্ষের সমাজ বিভিন্ন কমিউনিটিতে বিভক্ত, শুধু বিভক্ত নয়, একে অপরকে ঘৃণা করে, ঠিক একে অপরের নয়, নিম্নমুখী ঘৃণা, ছোট জাত বড় জাত ছোট জাতকে ঘৃণা করতে থাকে। অনেক স্তরে স্তরে রয়েছে। হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করে, মুসলমান হিন্দুকে পছন্দ করে। যখন এই যে আলাদা আলাদা কমিউনিটি আছে বা জাত আছে, সুতরাং এই জাত ভিত্তিক গণনা করে সেই ভিত্তিতে, সংখ্যার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক যে রাষ্ট্র কাঠামো, তাতে প্রতিনিধিত্ব করিয়ে গণতন্ত্রের সাফল্য সম্ভব। সুতরাং এই দাবিতে আমরা এই সেমিনার ইত্যাদি করছি। 2024 সালে আগে কি আপনার জাতিগত গণনা এটা আপনারা করতে সক্ষম হবেন? না না না, সেটা সম্ভব না। এত তাড়াতাড়ি এরকম যেটা চলছে, সুবিধাভোগী যারা যারা এই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা রয়েছে, অর্থাৎ হিন্দু কত, মুসলমান কত, এই ব্যাস জাত ভিত্তিক বা কমিউনিটি ভিত্তিক রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়ার ব্যবস্থা যারা রাখেনি এবং তার সুবিধাভোগী যারা, সেই সমস্ত সরকার আমরা দাবি করতে থাকব, অমনি তারা 2 মাসের মধ্যে 4 মাসের মধ্যে সেটা মেনে নেবে, সেটা সম্ভব না। আমরা আশা করি না, আমাদের সে বিশ্বাস। তো আপনাদের এই যে দাবিটা, সেই দাবিটা আপনি মানে বিপুল সংখ্যক যারা এইসব যে বঞ্চিত হয়ে আছে তাদের কাছে কী করে পৌঁছাবে? বদলানো কোনো কঠিন বিষয় নয়, কারণ জাত ভিত্তিক জনগণনা 1931 সাল পর্যন্ত চলেছে এবং এই যত আনটাচেবল ছিল তাদের একটা আলাদা গোষ্ঠীই ছিল, ডিপ্রেসড ক্লাস। সেই ডিপ্রেসড ক্লাসের কত এমএলএ হবে, কত এমপি হবে, কত শিক্ষাক্ষেত্রে হবে, কত চাকরি ক্ষেত্রে হবে, এই সমস্ত ঠিক হয়েছে। সুতরাং সেখানে ফিরে যাওয়া কোনো কঠিন ব্যাপার না। থাকলেও কিন্তু এখনো অনেক, মানে কোটার ব্যবস্থা থাকলেও এখনো অনেক আছে যারা সেই তাদের কোটা থেকে সুবিধা পায় না, প্রাপ্য যে সুবিধা সেটা কিন্তু পায় না, এখনো কিন্তু বঞ্চিত হয়ে আসছে। ওই জনগণনার পরে তারাও সতর্ক হবে, সচেতন হবে, তারাও ডিমান্ড করবে যে আমরা এত ভাগ, আমাদের এত ভাগ চাকরি দাও। 100 জন এমএলএ আছে কোনো একটা রাজ্যে, সেই রাজ্যে 1% ব্রাহ্মণ, তাহলে 1 জন মন্ত্রী হবে। চামার 2%, তাহলে 2 জন চামার মন্ত্রী হবে। ভাঙ্গি 3%, ভাঙ্গি 3% হবে। মুসলমান 10%, তাহলে 10টা মন্ত্রী হবে। এইভাবে হয়ে যাবে। 2024 লোকসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা আসার জন্য তুমুল ঝড় তুলেছেন মোদি সরকার, কিন্তু উনি যখন থেকে ক্ষমতা এসেছেন এতদিনের মধ্যে একবার জাতিগত জনগণনা করেন। এর পিছনে কী কারণ আছে বলে আপনি মনে করছেন? এটা মোদির ব্যাপার নয়। স্বাধীনতার পরে নেহেরু করেনি, ইন্দিরা করেনি, রাজীব গান্ধী করেনি, ভিপি সিং করেনি। কিন্তু রাহুল গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এখন রাহুল গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কারণ এই যে ছোট জাতের লোকেরা, অন্যান্য কমিউনিটি যারা, তারা আবার সচেতনভাবে এই দাবি করছে। এটা অন্য কেউ করছে না। এই যে নীতিশ কুমার ছোট জাতের লোক, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির
লোক, লালু যাদব ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির ছোট জাতের লোক, তারা এখন উঠে আসছে, সাথে সাথে তারা দাবি করছে, উপর থেকে এই দাবি আসছে না। আপনার নাম আর পরিচয়? এস কে বিশ্বাস, স্বপন কুমার বিশ্বাস। পরিচয়? আমি SDPI এর পশ্চিমবঙ্গের সহসভাপতি। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে এসডিপিআই যা একটা কনফারেন্স করলো সাব কাস্ট সেন্সাস নিয়ে, এ নিয়ে আপনি কি বলতে চাইছেন আর কি চাইছেন আপনারা? আমাদের দল এসডিপিআই তার জন্মলগ্ন থেকেই এদেশে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই সামাজিক ন্যায় শব্দটা সংবিধানে লিখিত আছে এবং সেই সময়ের যে সংবিধান খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর আম্বেদকর, তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি সোশ্যাল জাস্টিসের উপর নির্ভরশীল। মানে সোশ্যাল জাস্টিস যদি এখানে প্রতিষ্ঠিত না থাকে, সোশ্যাল ডেমোক্রেসিও মজবুত হবে না। সেই জন্য আমাদের দল প্রথম থেকে চায় এই দেশে যারা পিছিয়ে রাখা মানুষ, যাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, যাদেরকে নানানভাবে চলে বলে কৌশলে সমাজের উপরের অংশ শাসক শ্রেণী তারা তাদেরকে শোষণ করছে, জুলুম করছেন, তাদের বঞ্চনা করতে গেলে তাদের বঞ্চনার একটা সঠিক মূল্যায়ন দরকার, তাদের বঞ্চনার একটা সঠিক চিত্র দরকার। এই তারা কতটা পিছিয়ে আছে, তাদেরকে কতটা পিছিয়ে রাখা হয়েছে, কীভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছে, মানুষের এদেশের সামাজিক অবস্থা কেমন, অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন, তারা কোথায় কোথায় পিছিয়ে আছে, তাদেরকে রাখা হয়েছে পিছিয়ে, এইটাকে সুনিশ্চিত করার জন্য জাগৃতি জনগণনা দরকার। সেই জন্য আমরা জাগৃতি জনগণনার দাবি প্রথমেই করে আসছি। আপনারা একদিকে রিজার্ভেশন প্রিভিলেজ নিয়ে কথা উঠাচ্ছেন, আর একদিকে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ বলছে এই রিজার্ভেশনটা আমি শেষ করে দেব, এই কথাটা কিভাবে দেখছেন আপনি? অমিত শাহ যে কথাটা বলছে সেটা নতুন কথা বলছেন না। অমিত শাহ যে দলের নেতা এবং মন্ত্রী বিজেপি এবং বিজেপির যে আসনগুলো আরেছে, তাদের দর্শনগত ভিত্তি হচ্ছে এই দেশে তারা যে সম্প্রদায় যে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা চায় এদেশে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের আধিপত্যটা বজায় থাক সমাজের সর্বস্তরে। এই জন্য ওরা জাতির এই যে সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে সেটাকে ধ্বংস করতে চায়, কারণ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে পিছিয়ে রাখা মানুষগুলো আস্তে আস্তে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। পিপুল অফ বেঙ্গল কে এখান দিয়ে কি বার্তা দিতে চাইছেন? আমরা এই বার্তা দিতে চাইছি 47 সালের পর থেকে এই বাংলার সাধারণ জনগণ, এই বাংলায় যাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, আগের কংগ্রেস সরকার, তারপরে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট ও বর্তমান তৃণমূল, এরা কেউই এই বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য কোনো উন্নয়ন করেনি। এরাও সে ব্রাহ্মণবাদী উচ্চ বর্ণের উচ্চবিত্তের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। ফলে এই বাংলায় যদি রাজনীতির জনগণনা হয়, তাহলে এই সরকারগুলি কীভাবে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তাদের শোষণ করে রেখেছে, সেটা সুস্পষ্ট হবে। তার ভিত্তিতে আন্দোলন শক্তিশালী হবে, তাহলে ভবিষ্যতে সরকারগুলো এই মানুষগুলো উন্নয়ন করার জন্য একটা পরিকল্পনা করার কথা সহজ হবে। স্যার, নেম অ্যান্ড ডিজিগনেশন অফ দ্য SDPI। ইয়েস, नेम एंड डिजिग्नेशन। थैंक यू। SDPI की तरफ से आज जो कॉन्फ्रेंस रखा गया उसमें मांग किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि कास्ट बेस पर जो सेंसस नहीं हुआ है वो कैसे होगा और क्यों होगा, इसका मेरिट और डिमेरिट का बात बताइए। हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कास्ट बेस्ड जो सेंसस है कर दिए हैं, कर चुके हैं, और इसका कुछ नतीजे अगले दिन में आए। हिंदुस्तान में जो अभी बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी यानी RSS के सरकार बैठे हुए हैं, वो तो हिंदुस्तान के नाम से जो इंसान के भीतर, देशवासियों के भीतर एक हैट्रेड, यही पूरा इसी के ऊपर बेस करके ये लोग इस देश को चला रहे हैं। ना इसका आर्थिक प्रगति है, ना नौकरी चाकरी है, ना शिक्षा है, कोई चीज़ आज हिंदुस्तान में या भारत में ये लोग नाम भी चेंज करना चाहते हैं। वो लोग जो चाहते हैं जो जात भित्तिक मतलब हो
जिसको कोई अधिकार ना दो उसको भी हिंदू कह के उसी के ही वोट लेके सत्ता में आओ। यही है नरेंद्र मोदी या बीजेपी का एजेंडा। आप कास्ट प्रिविलेज लेने की बात कर रहे हैं और एक तरफ बता रहा है कि जितना रिजर्वेशन है उसको हम हटा देंगे, इसको कैसे देखते हैं? कौन बोला रिजर्वेशन हटा देंगे? बोला कौन है? अमित शाह। अमित शाह तो बीजेपी का नेता, हम तो इसके खिलाफ हैं। जितना संख्या है उतना भागीदारी होना चाहिए। मैं सवाल पूछता हूँ, बंगाल में मुसलमान कितना है? अगर 30-31% मुसलमान है तो कितना मुसलमान अभी तक सरकारी नौकरी में है? कितना मुसलमान पढ़े लिखे में आगे है? कितना मुसलमान आप कह रहे हैं जो बंगाल में जो क्राइम होता है या गुरु पाचार होता है मुसलमान करता है? आप मुसलमान के लिए कौन सा ताकत दिए हो आज तक? ये सवाल भी पैदा होता है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी यानी आरएसएस ये तो ठेकेदार है, ये सत्ता के दलाल है, सत्ता के गुलाम। उसी को सत्ता हासिल करना है और जैसे भी हद तक करना है। हिंदू मुसलमान अगर एक साथ ना रहे तो ये देश रहेगा? तो ये देश जब आज़ाद बना कोई कास्ट के लिए नहीं बना, कोई धर्म के लिए नहीं बना, कोई व्यक्ति के लिए नहीं बना। ये देश बना था आम हिंदुस्तानी के लिए, आम नागरिक के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 9-9.5 साल कहाँ गया रोजगार? कहाँ गया आपका करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग? अरे जो इधर उधर हो रहा है वो तो जानबूझ के ईडी, सीबीआई नाम का दो कुत्ते को छोड़ दिया, भोको और पकड़ो। लेकिन असली जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड में है। हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है ये सरकार, मोदी सरकार देश को खत्म कर रहा है। नौजवान के हाथ में कहाँ है काम? नौकरी छोड़ो, काम कहाँ? ना बंगाल में का बात है, पूरा देश की बात। अगर इस स्थिति हो तो देश तो समझ गए, लेकिन आप हिंदू मुसलमान का घीन का राजनीति पैदा करके अगर आप वोट लेना चाहते हो, इसका रोका जाए। अगर लोग समझे, कैसे समझेगा? अगर वो समझ जाएगा भाई इतना % आदिवासी है, इसको क्या मिल रहा है? आपका हिंदू एक आदिवासी महिला आप बोल के आप बैठा दिए हैं राष्ट्रपति बना, क्या फायदा हुआ आदिवासी का? होम मिनिस्टर अमित शाह 2024 का बिगुल बंगाल में रैली करके बता दिया है कि आपकी पार्टी 400 पार और सीए ला कर रहेंगी। इसको कैसे देख रहे हैं आप? वो तो फ्लॉप रैली है, वो तो फ्लॉप रैली है। रैली जो था वो तो फ्लॉप हुआ। उस रैली के बाद तो नहीं है। 2024 में कहा है अगली बार 400 पार। ये जो चुनाव हुआ है 5 प्रदेश में, ये ना सोचा जाए जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार गए या बीजेपी जीत गया है, इसका मतलब ये नहीं है बीजेपी स्वीप करेगी। नीतीश जी ने बोला है 2019 में तो आप जीते हैं, तो हर 2024 में सीट कहाँ से आई? पार्लियामेंट में मोदी साहब बोल रहे हैं कि तो हैट्रिक है, अभी तो बाकी है, मतलब एमपी इलेक्शन में पूरा एकदम 400 पार हो ही जाएगा। पूरा फुल कॉन्फिडेंट के साथ पार्लियामेंट में मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी को हैट्रिक क्या, वो प्रधानमंत्री बनके 100 साल पूरा करें, प्रधानमंत्री बनके 100 साल पूरा करें। व्यक्ति आकांक्षा, उम्मीद, इंसान का अपना चाहत, वो तो हर इंसान में रहता है। ये तो लोकतंत्र है। ये मालिक ना कोई राजा है ना कोई रानी है, मालिक तो जनता है।
अगर देश की जनता ने अगर कभी इंदिरा गांधी को हटा सकते हैं इमरजेंसी में, अंग्रेज का हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, तो मोदी अमित शाह क्या है? सर, नेम एंड डिजिग्नेशन। अमिताभ दत्ता, जनता दल यूनाइटेड, প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট। থ্যাংক ইউ। এসডিপিআই আজকে এখানে সভা করেছে, এখানে ডিমান্ড করা যায় সাব কাস্ট সেন্সাসের জন্য। এই নিয়ে আপনি কি বলতে চাইছেন, কি মতামত? আমি তো বলে দিয়েছি ম্যারিড আর ডিম্যারিডটা কি বল আছে? কোনো ডিমেরিট নেই, মেরিট আছে। ডেটা কালেকশন, অ্যাকচুয়াল ডেটা কালেকশন, এবং ডেটা কালেকশন না হলে প্ল্যানিং তৈরি হবে না, প্ল্যানিং না হলে ডেভেলপমেন্ট হবে না, কোনো লাভ হবে না। সুতরাং আমার প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ডেটা। সেই ডেটা জোগাড় করা অবশ্যই দরকার। এই কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বা মাটির তলায় চাপা দিয়ে হবে না। সুতরাং আমি মনে করি এই কাস্ট সেন্সাসটা অবশ্যই দরকার। যারা জেনারেল কাস্ট তারা কিন্তু এটা নিয়ে মানে বিক্ষোভ অনেকবারই করেছে। থাকতেই পারে, তাদের ইন্টারেস্ট তারা দেখবে, আমাদের ইন্টারেস্ট আমরা দেখি। তাদের ইন্টারেস্ট তারা দেখবে না, তারা কি আমাদের ইন্টারেস্ট দেখবে? ওনারা বলছে যে আমরা যে এসটি তারা 30% 20% করে নিয়ে নিচ্ছে, যার ফলে ওরা অনেক জায়গা থেকে। আমি তো বলি রিজার্ভেশন বামুনদেরকে দাও, ওরা 2% হয়েছে ইন্ডিয়াতে, 2% রিজার্ভেশন কমপ্লিট করো ওদেরকে। ওরা কেন 25% পাবে, কেন 30% পাবে? গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছে কি যত প্রিভিলেজ আছে রিজার্ভেশনে আমি ওই কোটাটা শেষ করে দেব। কি বলছেন এই নিয়ে কে? অমিত শাহ কি বলছে? যত হ্যাঁ, ও বলছে, ওর মতো বলছে। ও অতি শিক্ষিত দারুণ লোক, তো ও যা বলেছে বলেছে, আমার কি বক্তব্য আছে? ও বলতেই পারে, ইন এ ফ্রি কান্ট্রি এনিবডি ক্যান সে এনিথিং। আমি আমার বক্তব্য বলেছি। অ্যাজ পার দ্য রাইট টু স্পিক না, রাইট টু স্পিক, রাইট টু গো টু জেল। এর থেকে কি যোগ্যতা বিচার হয়? কি থেকে? মানে জেনারেল আর এসটিতে যেটা সাব কাস্টে যে এটা চলছে, এর থেকে কি যোগ্যতা বিচার করা কিসের যায়? যোগ্যতা? মাটি কাটায় যখন মাটি কাটার যোগ্যতা পাবে একজন বামুন, পারবে? হ্যাঁ, এমএ পাস করে পারবে? আর যদি ফসল না ফলায় খাবে কি? ভেজে খাবে, পাতা ভেজে খাবে? थैंक यू। আপনার एसडीपीआई सब कास्ट सेंसस को लेकर एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा है? इसका उद्देश्य ये है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बंगाल की टीम जो आज ये पहल कर रही है, ये टीएमसी गवर्नमेंट से मांग कर रही है कि जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस को लाया है, उसी तरीके से बंगाल में भी होना चाहिए, पूरे देश के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आज जितने भी कास्ट हैं उसको उसका हक, उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। बिहार के अंदर जिस तरीके से लागू किया गया है वो बंगाल में भी एसडीपीआई चाहती है कि लागू हो और पूरे भारतवर्ष में लागू हो। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन बिहार के ज़मीन से शुरू हुआ, ये पहली बार किसी देश के अंदर किसी राज्य ने लागू किया है, तो वो बिहार ने किया है और ये शुरुआत है। और मुझे उम्मीद है कि एसडीपीआई की पहल से बंगाल में भी ये जो है कास्ट सेंसस ज़रूर आएगा। अभी हाल ही के दिनों में अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत खतरनाक बयान दिया है। एक चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने से पहले चुनाव कैंपेन में कहा है कि हम ये जो आपका आरक्षण है मुस्लिम का, वो आरक्षण को हम ख़त्म करेंगे और उस आरक्षण को ख़त्म करने के बाद जो है हम उस आरक्षण को किसी और कास्ट को देंगे। एक गृह मंत्री होकर के, होम मिनिस्टर होकर के आप किसी का आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं और सीधा सीधा एक माइनॉरिटी के ऊपर, एक मुस्लिम के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। ये बीजेपी, ये आरएसएस की गवर्नमेंट शुरू से यही कर रही है कि अटैक्स कर रही है, कास्टिज्म कर रही है, जो इस देश में कभी नहीं हुआ है और ना आगे होगा। थैंक यू।